नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की ये वीडियो कक्षा 7 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए है और इसमें हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण के दूसरे अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में। दोस्तों, हम जानते हैं कि पृथ्वी एक ग्रह है और यह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा सूर्य से यह अपना प्रकाश और ऊष्मा ग्रहण करती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, अर्थात हमारी पृथ्वी अंदर से किस प्रकार बनी है। दोस्तों, अक्सर बच्चे आपस में यह बात करते हैं कि हमारी पृथ्वी को एक गाय ने अपने सींग पर उठाया हुआ है और वह जब थक जाती है तो वह उस पृथ्वी को अपने दूसरे सींग पर उठा लेती है। लेकिन ये सिर्फ बाल मनोवृत्तियां हैं, बच्चों की कहानियां हैं। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो हम इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि हमारी पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार का है। दोस्तों, यदि हम अपनी पृथ्वी की तुलना एक प्याज से करें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस प्रकार हमारी एक प्याज परत दर परत अनेक परतों से बनी होती है, ठीक उसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी एक के बाद एक 3 परतों से बनी हुई है। जब हम प्याज को काटते हैं, छीलते हैं तो एक परत हटाने के बाद दूसरी परत निकल आती है। इसी प्रकार पृथ्वी की भी ऊपर से लेकर नीचे तक 3 अलग अलग परतों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊपरी परत परपटी है, दूसरी मेंटल है और तीसरी क्रोड है। दोस्तों, प्रस्तुत चित्र आपके सामने प्रस्तुत है और यह चित्र सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय हमारी पृथ्वी के अंदर से लिया गया है। एनसीईआरटी में यह पेज नंबर 7 पर दिया गया है। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है और यह हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह 3 अलग अलग परतों से बनी हुई है। इसकी सबसे ऊपरी परत परपटी है जो ये है, और जब हम इसको काटकर अंदर की तरफ जाते हैं तो हम तीसरी परत की तरफ बढ़ते हैं। बीच की परत जो मेंटल है वो यह है। यह पीले रंग की जो परत आपको दिखाई गई है यह मेंटल है, और तीसरी जो सबसे आंतरिक परत है उसको हम क्रोड कहते हैं। यह लाल रंग की है। यह ऊपर की तरफ बाहरी क्रोड होती है और अंदर की तरफ आंतरिक क्रोड होती है। इसी प्रकार मेंटल को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं, यह ऊपरी मेंटल, यह आंतरिक मेंटल। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 अलग अलग परतों से हुई है, परपटी, मेंटल और क्रोड। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि ये पृथ्वी की 3 अलग अलग परतें किस प्रकार बनी हुई हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे परपटी के बारे में। दोस्तों, हमारी इस पाठ्य पुस्तक में पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए परपटी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे आज से 12-15 साल पहले, तो इस परपटी के लिए भूपरपटी शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। भूपरपटी हो या परपटी हो, दोनों का मतलब एक ही है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत। तो दोस्तों, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहा जाता है और यह हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी और सबसे पतली परत होती है। इसको मापने का काम 2 आधारों पर किया जाता है, एक महाद्वीपों की संहति में और दूसरा महासागरीय संहति में, अर्थात जमीन से, और दूसरा समुद्र की गहराई से। महाद्वीपीय संहति में जो इसकी मोटाई है वो 35 किलोमीटर है, जबकि समुद्र में इसकी जो मोटाई है वह 5 किलोमीटर होती है। क्योंकि समुद्र अपने आप में बहुत गहरा होता है, इसीलिए पृथ्वी से और समुद्र की गहराई से नापने पर इसकी परत अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती है। यह जो महाद्वीपीय संहति होती है दोस्तों, यह मुख्य रूप से सिलिका और एल्यूमिना से बनी होती है, इसीलिए इसको सीएल कहा जाता है। सीएल में सीए का मतलब सिलिका और एल का मतलब एल्यूमिनियम। इस प्रकार इस सिलिका को सीएल कहा जाता है, जो हमारी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत भूपरपट्टी का निर्माण करती है।
जबकि दूसरी ओर दोस्तों महासागरीय जो सनहती है वह मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है, इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है। सीम इसका मतलब सिलिका और मै का मतलब मैग्नीशियम, इस प्रकार इसको संक्षिप्त रूप में सीमे कहा जाता है। भूपर पट्टी के नीचे जो दूसरी परत है दोस्तों उसका नाम मेंटल है और यह हमारी पृथ्वी के 2900 किलोमीटर तक की गहराई तक समाहित है। और पृथ्वी की आंतरिक और सबसे निचली जो परत है उसको क्रोड कहा जाता है, जिसकी त्रिज्या 3500 किलोमीटर के बराबर होती है लगभग। यह जो क्रोड है वह निकल और लोहे की बनी होती है, इसीलिए इसे निफे कहा जाता है। निफे में नी का मतलब निकल और फे का मतलब फेरस। फेरस को जो है हम लोहा कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान और दाब बहुत ज्यादा ऊंचा होता है, अधिक होता है, इसलिए वहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है और किसी भी परिस्थिति में हम आंतरिक क्रोड तक नहीं पहुंच सकते। यदि हमने वहां पहुंचने का प्रयास भी किया तो उच्च तापमान और उच्च दाब के कारण हमारी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए अभी तक कोई भी व्यक्ति पृथ्वी की आंतरिक त्रिज्या तक नहीं पहुंच पाया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शैल एवं खनिजों के बारे में। दोस्तों हमने देखा है कि हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है उसको परपटी कहा जाता है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है परपटी, यह विभिन्न शैलों से बनी होती है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर शैल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है परपटी, उसको बनाने वाले किसी भी खनिज के प्राकृतिक खंड को शैल कहा जाता है। और इन शैलों का जो आकार है, रंग है और गठन है, जिस प्रकार ये बनी हुई है वो अलग अलग प्रकार की हो सकते हैं। हम शैलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतित शैल। यहां आप देख सकते हैं कि हमने शैलों को 3 भागों में बांटा है, आग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतित शैल। दोस्तों अब हम इन तीनों शैलों का अलग अलग और विस्तार से अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहली शैल है आग्नेय शैल। दोस्तों जब हमारी पृथ्वी से ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ बहुत सारा मैग्मा या लावा निकलता है और जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार उससे जो शैल बनती है उसको आग्नेय शैल कहा जाता है। इन आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैल भी कहा जाता है क्योंकि अवसादी शैल और कायांतित शैलों का निर्माण खुद आग्नेय शैल से ही होता है। आगे हम इस आग्नेय शैल को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, अंतर्भेदी शैल और बहिर्भेदी शैल। दोस्तों जब ज्वालामुखी फटता है तो उसके साथ ही हमारी पृथ्वी के धरातल पर बहुत सारा द्रवित मैग्मा या लावा आकर इकट्ठा हो जाता है और यह बहुत ज्यादा गर्म होता है, लेकिन बहुत ज्यादा तेजी से ही यह ठंडा भी हो जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर जो लावा द्रवित रूप में आता है और वह ठंडा हो जाता है तो उसके कारण जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर शैल बनती है उसको बहिर्भेदी शैल कहा जाता है। यह बहिर्भेदी शैल जो है वो बहुत ही महीन कणों से और महीन दानों से बनी होती है। इसको हम उदाहरण के रूप में बैसाल्ट के रूप में देख सकते हैं। हमारे दक्कन का जो पठार है वह मुख्य रूप से बैसाल्ट शैलों से ही बना हुआ है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि ज्वालामुखी फटने के बाद लावा बाहर नहीं आता, बल्कि लावा पृथ्वी के अंदर ही रह जाता है और अंदर ही वह ठंडा हो जाता है। इस प्रकार जो पृथ्वी के अंदर भूपर पट्टी के अंदर ही लावा ठंडा होकर जिस शैल का निर्माण होता है उसको अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहा जाता है। जो ग्रेनाइट है वह अंतर्भेदी शैल का ही एक उदाहरण है और मसालों को पीसने के लिए हम जिस सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम अपने घरों में आसानी से देख सकते हैं, वह खुद भी ग्रेनाइट का ही बना होता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं अवसादी शैलों के बारे में। अवसादी शैलें जो होती हैं वो आग्नेय शैलों से ही बनती हैं, क्योंकि अक्सर यह होता है कि जब आग्नेय शैलों का निर्माण होता है तो लुढ़क कर, आपस में टकराकर, चटक कर ये एक दूसरे को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती हैं और इन छोटे छोटे टुकड़ों को ही अवसाद कहा जाता है। हवा, जल के द्वारा ये अवसाद एक स्थान से लेकर दूसरे स्थान पर ले जाकर इकट्ठे कर दिए जाते हैं और ये अवसाद सख्त होकर एक शैल का निर्माण कर देते हैं। इन्हीं सख्त शैलों को अक्सर अवसादी शैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो बलुआ पत्थर होता है वह रेत से बना होता है
और रेत जो होता है वह पानी के द्वारा, हवा के द्वारा उड़ा कर लाया जाता है या पानी के द्वारा बहा कर लाया जाता है। इस प्रकार उस रेत से जो शैल बन जाती है उसको अपसादी शैल कहा जाता है। दोस्तों अक्सर इन अपसादी शैलों के अंदर पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं जो इन शैलों के अंदर दब जाते हैं और पौधों, जानवरों तथा सूक्ष्म जीवों के इन अपसादी शैलों में दब जाने के कारण ही जीवाश्मों का निर्माण होता है। तीसरी जो शैल है वह है कायांतरित शैल। आग्नेय और अपसादी शैल जब उच्च तापमान और दाब के कारण अपना रूप परिवर्तित करके कोई नया रूप धारण कर लेती हैं, तो इस प्रकार जो नई शैल बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होती है उसको कायांतरित शैल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जो चिकनी मिट्टी होती है वह स्लेट का रूप धारण कर लेती है और चूना पत्थर जो होता है वह संगमरमर का रूप धारण कर लेता है या संगमरमर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार शैलों का रूप परिवर्तित होने के बाद जो नया रूप हमारे सामने उभर कर आता है उसी नए रूप को कायांतरित शैल कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मानव जीवन के लिए इन शैलों का क्या उपयोग है। तो दोस्तों ये जो शैल होती हैं वह मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी होती हैं और हम अपने जीवन में अनेक कार्यों को करने के लिए इन शैलों का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए जो कठोर शैलें होती हैं उनका निर्माण हम सड़क, घर और अन्य इमारतों का निर्माण करने के लिए उनका उपयोग करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बच्चे जो होते हैं वो अनेक प्रकार के खेलों में इन शैलों का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं होता है। उदाहरण के लिए स्टापू, पिट्ठू और जो गिट्टे खेले जाते हैं बच्चों के द्वारा, उनमें जो पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है वह शैल ही होती है। दोस्तों अक्सर यह होता है कि आग्नेय शैल से अपसादी शैल का निर्माण होता है और अपसादी शैल अपना रूप बदलकर कायांतरित शैल के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार शैल अपना रूप निरंतर बदलती रहती है। शैलों के इस रूप बदलने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहा जाता है। ये शैल जो होते हैं विभिन्न खनिजों से बने हुए होते हैं और ये खनिज मनुष्य के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी एवं लाभदायक होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। ये खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं और इनका अपना एक भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता है और इसीलिए इनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है। कई बार लाखों वर्षों का समय लग जाता है इनको बनने में। हम खनिजों का इस्तेमाल अनेक उद्योगों में औषधि तथा उर्वरकों को बनाने में करते हैं। उदाहरण के लिए जो सोना है, लोहा है और एल्यूमिनियम है, ये खनिजों के ही उदाहरण हैं जिनका उपयोग हम अपने जीवन में अलग अलग कार्यों को अंजाम देने के लिए करते हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो हमारी पृथ्वी के अंदर के बारे में। इसके साथ ही यह अध्याय समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। दोस्तों एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि आप इन नोट्स को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के PDF लिंक से डाउनलोड करना ना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारी यह वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।